आई हैव रिसीव्ड 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज डाटा डेट? ये क्वेश्चन माजिद ने पूछा है। माजिद, डाटा डेट का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बट ऑन व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। डाटा डेट ये बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बट आई विल अप्रिशिएट कि आपने सवाल तो पूछा ना। तो डाटा डेट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जब शेड्यूल बन रहा होता है प्लानिंग फेज के अंदर, तो आप अपने प्रोजेक्ट की एक स्टार्ट डेट सिलेक्ट करते हो, ठीक है। ये प्लानिंग फेज के अंदर डेट फिक्स रहती है। प्लानिंग फेज में क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग कर रहे हो, व्हाट विल हैपन, यू विल गिव अ वन प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, और फिर जब आप ट्रैकिंग कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट की, प्रोग्रेस अपडेट कर रहे हो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, फिर आपकी प्रोग्रेस डेट्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह से समझ लें कि जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट कर रहे हो, एग्जीक्यूशन का दूसरा वीक चल रहा है, उस सर्टन डे के ऊपर आपने अपने प्राइमेरा P6 के अंदर सारा डाटा इनकारपोरेट करके यू हैव टू टेल प्राइमेरा P6 के इस दिन तक का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। प्लानिंग फेज में आपने जस्ट प्राइमेरा P6 को एक स्टार्टिंग डेट देनी है और उसके मुताबिक आपने शेड्यूलिंग करनी है। आई विल शो यू प्राइमेरा P6 डैशबोर्ड, दैट विल बी, देखें F9 प्रेस करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सीपीएम नहीं पढ़ा, उनके लिए उन्होंने अभी ये चीज पढ़नी है। ये देखें F9 प्रेस करते हैं, ठीक है, या फिर आप F9 की बजाय क्या करें, ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डाटा डेट होती है। मेरा प्रोजेक्ट जो है अभी एग्जीक्यूशन फेज के अंदर, कोई प्रोजेक्ट है वो ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो मैंने जहां तक अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अपडेट की है, दैट इज अबाउट 25 मई। तो जो डेट यहाँ पे सिलेक्ट होगी प्लानिंग फेज के अंदर, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट ही रहती है और मैं इसको शेड्यूल करूंगा। इसके बाद जो मेरी, ये देखिए डाटा डेट पे लिखा हुआ है, यू गॉट इट। जो डेट यहाँ पे सिलेक्ट हुई होती है, ये मैनुअल तरीके से प्लानिंग फेज में यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट होगी, और एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जहां तक का डाटा आपने यहाँ पे इनकारपोरेट करके अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना होता है ना, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर मैंने समझाया था प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आपने जनरेट करनी होती है। तो क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट? ये सवाल है जी के प्रोजेक्ट स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप का मतलब ये है कि जो भी आपने काम करना है, जो प्रोजेक्ट के अंदर काम होगा, ठीक है। यानी कि आपका एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपने देखना है कि बिल्डिंग है, लेट्स से, ओके, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिविल के हवाले से भी, और मैकेनिकल और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्डिंग के अंदर ऑब्वियसली आपका स्कोप क्या है, यू विल ड्राइव योर स्कोप। पहले समझते हैं स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब ये होता है जो भी आपने काम करना है, इसमें आपने डिजाइन का काम है, आपका प्रोक्योरमेंट का काम है, ठीक है, आपकी कंस्ट्रक्शन का काम है, जिस तरीके से हम WBS बनाते हैं। फिर डिजाइन को मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोक्योरमेंट, और स्पेसिफिकली इफ टॉक अबाउट स्कोप इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग की फाउंडेशन बनेगी, उसकी स्टोरीज कितनी है, फाउंडेशन के अंदर कौन सी कितनी थिकनेस का, उसका मतलब पूरी डिजाइन के मुताबिक जो आपने काम करना है, यू हैव टू राइट डाउन दैट वर्क इन स्पेशल फॉर्मेट ऑफ WBS। यू गॉट माई पॉइंट। जिस तरीके से फिर एक्टिविटीज को आपने लो, कोई काम मिस नहीं होना चाहिए और कोई काम एडिशनल नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं करना है। तो इस तरह का जो आपका मैनेजमेंट का एक नॉलेज एरिया, उसको हम कहते हैं स्कोप मैनेजमेंट। बात समझ आ रही है? अपने प्रोजेक्ट के जो आपने काम करने हैं, मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसकी डेफिनेशन भी बताई है बड़ी डिटेल के अंदर, तो अभी भी उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्कोप मैनेजमेंट होती क्या है, जो आपने काम करना है उस काम को आपने अपने एक स्पेशल फॉर्मेट होता है WBS, पहले अपने प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं डिजाइन, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, फर्दर और WBS बनेंगे। ये जो पूरे प्रोजेक्ट के सारे हमने काम करने होते हैं, जैसा कि ये आपको सामने जो चीज नजर आ रही है, ये आपको डिजाइन, इंजीनियरिंग, फाउंडेशन, ये हमारा स्कोप मैनेजमेंट कहलाती है इस स्पेशल फॉर्मेट के अंदर। जो दूसरी चीज आपने पूछी है कि रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंस पूछा ना, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट तो एक सिंपल सा प्रोसेस है। स्कोप मैनेजमेंट एक नॉलेज एरिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो हमने करना ही करना है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एक जनरल सी इंफॉर्मेशन होती है कि अच्छा जी, इस बिल्डिंग के अंदर स्कोप मैनेजमेंट की जब क्लैरिटी लेनी होती है क्लाइंट से, तो आप मीटिंग करते हो। मीटिंग ऑब्वियसली डिजाइन के अंदर हर चीज आपको क्लियर नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो आप एड्रेस करना चाहते हो स्पेशली क्लाइंट के साथ बैठ के, तो उस मीटिंग को हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मीटिंग, जिसमें आप उस स्कोप के ऊपर फिर डिटेल में बात करते हो। कि हमशीद का क्वेश्चन है, और ये किसी, मेरा ख्याल है सीनियर लेवल हमारे सेशन का हिस्सा है। हबीब कह रहे हैं
कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट हमने पढ़ी है कि दो जगहों पे एलोकेट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं प्राइमेरा P6 के अंदर कॉस्ट एलोकेट करने के। वन इज गोइंग इनटू द एक्टिविटी डिटेल्स। जूनियर लेवल के लोग परेशान ना होइएगा प्लीज, मुझे आप लोगों का भी ख्याल है, लेकिन वक्त से पहले कुछ चीजें हमारे जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं, तो आई एम बाउंड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बट जनरली जैसे मैं बताऊंगा आपको भी समझ आ रही होगी। एक तरीकाकार ये होता है कि हम रिसोर्सेज के अंदर जाके अपनी कॉस्ट एलोकेट करते हैं। ऑटोमेटिकली हम एक रिसोर्स को कॉस्ट दे देते हैं कि आयरन वर्कर एक जो घंटा है ना उसमें काम करने के कितने पैसे चार्ज करता है। एक्टिविटीज के अंदर जाके हम उसके टोटल आवर्स एलोकेट करते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोडक्टिविटी हमारी अहम किरदार अदा कर रही होती है। तो वो सिंपल सी चीज है, जैसे हम मार्केट से कोई भी फ्रूट लेने जाते हैं तो 5 किलो लिया तो 1 किलो के पैसों से मल्टीप्लाई करके 5 के कॉस्ट आ गई। तो ये कॉस्ट एलोकेशन होती है, ये प्रॉपर ट्रैक करने का तरीकाकार है। लेकिन एक और तरीका भी है कि हमें हर दफा इस लेवल पे जाके ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती। कुछ प्रोजेक्ट्स पे हमें लेवल 3 तक रहना है। लेवल 3 तक मतलब रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करते, हम सिंपली अपना ड्यूरेशन एलोकेट करते हैं, स्कोप डालते हैं, लिंक्स देते हैं, सीपीएम डेवलप करते हैं और कॉस्ट भी शो करनी है। तो हमें अब आसानी की तरफ अगर सम टाइम जाना पड़े तो हम एक्सपेंस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। एक्सपेंस के अंदर एलोकेट कर देते हैं जो भी हमारी कॉस्ट होती है। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, दोनों जगहों पे अगर आप अपने प्रोजेक्ट की किसी एक्टिविटी के रिसोर्स में भी कॉस्ट दे रहे हो, ठीक है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्स, एंड इफ यू आर गोइंग टू, मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रेंड बता देता हूँ। रिसोर्स आपकी एक एक्टिविटी है, उसके ऊपर टोटल 100 रुपीज का जो है ना वो आपका एक्सपेंस है। लाइक एक्सपेंस में कॉस्ट है उसकी, आप रिसोर्स के अंदर भी 100 दे देते हो और कॉस्ट के अंदर भी 100। सो प्राइमरी इज गोइंग टू कैलकुलेट इट एज अ 200 रुपीज। सो मेक श्योर आप डबलिंग नहीं करेंगे। हाँ, सम टाइम क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये हर प्रोजेक्ट की टेलरिंग होती है। जिस तरह से हम दर्जी के पास जाते हैं, हर बंदे का अपना मेजरमेंट होती है बॉडी के मुताबिक, तो उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी टेलरिंग ही कहते हैं। हमारे प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो हमें हेल्प आउट करती है कि हमें किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है, कौन कौन सी चीजें हमें देने की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें नहीं जरूरत है। लेकिन फिर हर चीज को समझेंगे तो पता चलेगा। तो रिसोर्सेज के अंदर सम टाइम डायरेक्ट कॉस्ट, जो लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं, लेट्स से कि मेरे पास एक्सकवेशन का काम चल रहा है, सो एक्सकवेटर कॉस्ट विल बी डायरेक्ट कॉस्ट। वहां पे हेल्पर जो काम कर रहा है उसकी कॉस्ट विल बी डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। सो इस तरह की कॉस्ट लेट से 70 रुपीज है तो मैं रिसोर्सेज में दे देता हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है मेरी मैनेजमेंट की, कोई टीम मैंने हायर किया है जो शेड्यूल बना के देगी, कोई इस तरह से है, या वो एक्सकवेटर के लिए मैंने वो स्ट्रिंगिंग करवाई है, कहीं से लोड होके आया है, उसकी कॉस्ट है। तो वो मैं एंड पे ट्रैक भी करना चाहता हूँ कि मुझे उस लेवल पे इंफॉर्मेशन मिले कि मुझे डायरेक्ट 70 रुपीज की कॉस्ट पड़ी थी और फिर मुझे 30 रुपीज। ये देखे ना, यहाँ पे आप एलोकेट भी कर सकते हैं एक्सपेंस में। क्रेन, समझ रहे हैं बात को? कोई एक्स्ट्रा काम था जो करना पड़ गया, कोई इक्विपमेंट था उसको टाइम से पहले उठाना पड़ गया जो कि प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, या मैनेजमेंट की टीम है या फिर थर्ड पार्टी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट की कोई भी चीज है, अनलेस अनटिल आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको अदरवाइज आप रिसोर्स के अंदर एलोकेट कर दें एक दफा ही। एक्सपेंस के अंदर भी एलोकेट कर सकते हैं लेकिन एक दफा एक जगह पे। लेकिन अगर आप ये रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, मैंने भाई दोनों को सेपरेट करना है, तो फिर तो आप लेबल के तौर पे जाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट को रिसोर्सेज में करें और इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक्सपेंसेस में करें। फिर आपकी इजी फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप जिस तरीके से सुकून में आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। सही है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। ये थोड़ा सा सुकून वाला तरीका लेवल 3 तक। ये फिर आपने रिसोर्सेज के साथ एलोकेट करनी है। रिसोर्सेज में भी जब कॉस्ट एलोकेट करते हैं तो हर रिसोर्स को कॉस्ट एलोकेट करना भी फिर रिक्वायरमेंट में आता है। मैं नहीं समझता कि सारे हर रिसोर्स को आप इसमें 70 रुपीज को मजीद ब्रेक डाउन करते हो, मैन पावर, मशीनरी, मटीरियल, हर चीज में आप एक मटीरियल को सारी कॉस्ट दे देते हो, बाकी जो आपकी लेबर होती है और मशीनरी है उसको मैन आवरली बेसिस पे आप ट्रैक करते हो। कॉस्ट आपकी एक ही चीज को जाती है, मटीरियल को आप दे देते हो, मटीरियल ही बीओक्यू में मेंशन होता है। समझ रहे हो? अगेन अगर आप 70 रुपीज को भी ब्रेक डाउन करना चाहते हो, कुछ लोग कहते हैं नहीं, तो वो आपको फिर क्यूएस की मदद से ब्रेक डाउन करना पड़ता है कि आपके बीओक्यू के अंदर 70 रुपीज का क्या ब्रेक डाउन है। 30 रुपीज के अंदर आपकी मैन पावर पड़ रही है, 25 रुपीज में आपका मशीनरी है, 10 रुपीज में आपका कोई कोई भी और मशीनरी है। तो वो फिर आपको उतना उतना फिर ब्रेक डाउन करना पड़ता है। उस आंसर दिस क्वेश्चन के मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि हमें बेसलाइन क्यों बनानी पड़ती है। एनीबडी प्लीज। आदिल का क्वेश्चन है कि क्या हम बेसलाइन के बगैर अपना रियल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? बेसलाइन क्या है, बेसलाइन बनाने की जरूरत क्यों है? कैन एनीबडी आपने एक्सप्लेन?
अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू। और भी मोर मोर अच्छा है, जबरदस्त है, लेकिन और लोगों का भी जवाब चाहिए। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, एक्सप्लेन। सर, इनकी बात ठीक है कि अगर हम कोई टारगेट ही नहीं डिसाइड करेंगे तो हमें जो भी अर्निंग होनी है प्रोजेक्ट में, हम कैसे डिसाइड कर बेनिफिट हुए हैं हमें। सही सही, वो तकदीर, देखो जो तकदीर पहले कहते हैं पहले से लिखी हुई है वो बेसलाइन है, और जैसे जैसे हमारी जिंदगी में हो रहा है वो एग्जीक्यूशन है। कितनी समझ आ गई बात? अब बेसलाइन जी आदिल सर। समझने की कोशिश करना। अगर हम, ये बड़ा अच्छा जवाब दिया इन्होंने, अगर हम अपना टारगेट ही नहीं सेट करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? बेसलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रियल प्रोजेक्ट की कंफ्यूजन ना लेके आए, ये हम जो भी कर रहे हैं ये रियल प्रोजेक्ट है। बेसलाइन इज इटसेल्फ रियल प्रोजेक्ट। ठीक है, आप इस तरह से समझें कि बेसलाइन जो भी हम प्लानिंग के अंदर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए, अपने अवेलेबल जो काम करना है उसको देखते हुए, अपनी अवेलेबल बजट को देखते हुए, जब हम अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम बेसलाइन कहते हैं। इसी बेसलाइन को फिर हम एग्जीक्यूशन फेज के अंदर इस प्लान के मुताबिक, ये प्लान लिख लिया, इसके मुताबिक हम साइट के ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे। तो फिर जब साइट पे एग्जीक्यूशन होगी तो फिर एक्चुअल डाटा भी इकट्ठा करेंगे। तो बेसलाइन से हमें पता चलता जाएगा, अच्छा जी हमने क्या किया था। यानी कि अब देखें ना, होटल में जाते हैं खाना खाने, तो एक ऑर्डर देते हैं, वो बेसलाइन है। अब खाना पूरा खाया है, कम खाया है, वो पैसे तो समझ रहे हो, फिर कंपैरिजन में फायदा हो जाता है आपको। अच्छा जी ऑर्डर तो उसी का देना है। तो जो बेस लाइन है ना, वो आपका डॉक्यूमेंटेड प्लान है, एग्जीक्यूशन उसके मुताबिक करवानी है। और जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगी तो एक्चुअल प्लान भी डेवलप होता जाएगा। तो दो प्लान आ जाएंगे, जिस तरह से क्रिकेट के अंदर होता है। मैं यहाँ पे ये देखें, ये देखें, ये आपकी एक टीम खेलती है, उसका ये कर्व आपको नजर आ रहा होता है। और जब दूसरी टीम खेलती है तो उसका कर्व आपको ऐसे नजर आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसमें जो पहली जो कंप्लीट हम प्लानिंग फेज में बना लेते हैं वो बेसलाइन है। पहली टीम जब खेलती है वो एक टारगेट सेट करती है, दूसरी टीम ने उसको अचीव करना होता है। सो यू गॉट माई पॉइंट कि एग्जीक्यूशन बेसलाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इफेक्टिविटीज आर नॉट इन ऑर्डर, हाउ टू मेक देम इन ऑर्डर? वेरी गुड क्वेश्चन। अजी अब मैं बड़े एक इंपॉर्टेंट सवाल पे बात करने जा रहा हूँ। देखें, हमारे साथ आए दिन बड़ा मसला होता है कि हमारी एक्टिविटीज जो है ना ऊपर नीचे हो जाती है। एक्सेल के अंदर क्या होता है, जिस तरीके से ऑर्डरिंग होती है, सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने एक्टिविटीज तो इस तरीके से अपनी की है। ठीक है, ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये जिन एक्टिविटीज को अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया, लेट्स से, तो गलती से कुछ कहीं पे क्लिक हो गया तो मेरी एक्टिविटीज की सीक्वेंस ये देखें कैसे आ गई। परेशानी का मुकाम है। तो इसका एक सोल्यूशन एक ये है कि आप इसको क्लिक करते हैं, सिंपल सिंपल, ये देखिए इसको क्लिक करते हैं तो आपकी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर रीस्टोर हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक मसला है। वो मसला क्या है कि मुझे इस एक्टिविटी के बाद एक एक्टिविटी ऐड करनी है, लेकिन जब भी मैं एक्टिविटी ऐड करता हूं, अब मेरी एक्टिविटी, एक मिनट, ये क्या हुआ, एक मिनट, अच्छा जी, ये देखें अभी वहां पे तो स्लॉट थी। अच्छा, जब भी मैं अगर गलती से मुझे कोई एक्टिविटी भूल गया हूँ, ये मेरा एक्चुअली एग्जीक्यूशन वाला प्रोजेक्ट है, इसमें उस तरीके से नहीं, अभी हम चूंकि प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ना एक एक्टिविटीज ऐड करके बताता हूँ। ये देखें, एक मिनट जरा, छोटी प्रैक्टिस के लिए ना, वो एग्जीक्यूशन वाला प्रोजेक्ट है और मेरा प्रोजेक्ट भी खराब हो जाएगा। एक, ये देखें, इसको मैं एक सिंपल सी प्रैक्टिस के लिए ना मैं आपको समझाने लगा हूँ। सर नजर आ रही है विंडो? ये सर आ रही है मैडम। ओके, एक्चुअली ये जरूरी है। एक तो तरीकाकार ये है, देखें सिंपल सा तरीका हो जाता है, कहीं पे क्लिक हो गया तो मेरी ये जितनी भी सीक्वेंस है वो खराब हो गई। ठीक है, सिंपल सा तरीका, ये एक्टिविटी आईडी के अंदर आपने क्लिक करना है एंड यू विल रीस्टोर योर ऑल द इंफॉर्मेशन एज पर योर डेवलप्ड वन। जैसे आपने इसको डेवलप किया था उसी तरीके से ये रीस्टोर हो गया है। लेकिन समहाउ एक बड़ा मसला होता है कि मुझे एक एक्टिविटी ऐड करनी है ए और बी के दरमियान। सो व्हाट आई विल डू, जब भी मैं एक्टिविटी ऐड करूंगा तो मुझे वो सबसे एंड पे एक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है ना, मुझे ये एक्टिविटी डब्ल्यूबीएस के अंदर ये एडवांटेज होता है कि मेरे पास शिफ्टिंग एरोज होते हैं। ठीक है, ये सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट, अपनी कस्टमाइजेशन के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए डब्ल्यूबीएस के अंदर हमारे पास शिफ्टिंग एरोज होते हैं, तो हम उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन
एक्टिविटीज के अंदर अगर मैं कोई भूल गया हूँ एक्टिविटी, आई हैव टू पुट वन एक्टिविटी इन बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज, सो व्हाट आई नीड टू डू। देखें प्राइमरी P6 का जो एल्गोरिदम है, इट्स फॉलोइंग दिस लॉजिक दैट इफ योर एक्टिविटी आईडी विल बी इन बिटवीन दीज टू रेंजेस, तो आपकी तब ही एक्टिविटी ऊपर आएगी। तो सिंपल से तरीके से इसका ट्रबल शूटिंग क्या है कि मुझे ये एक्टिविटी लेट से बी है, दिस एक्टिविटी लेट से, मैं आपको सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के हवाले से बताता हूँ कि आपकी फाउंडेशन है या आपका कुछ भी इस तरह से एक्टिविटी का एक सीक्वेंस है, लेट से आपकी एक्सकवेशन है, आपकी कंपैक्शन है, आपकी लीन है, आपकी रीइंफोर्समेंट वो सरिया बांधना, ठीक है, आपकी फॉर्म वर्क है, आपकी कंक्रीट है। अब किसी तरीके से आपने एक्टिविटीज लोड कर दी, बट हो जाता है, हर किसी के साथ मसला हो जाता है, आपने कंपैक्शन नहीं डाली और आपकी एक्टिविटी सारी, अब जो भी जब भी आप कंपैक्शन को ऐड करेंगे दैट कंपैक्शन विल कम ओवर हियर। अब इसको ऊपर लेके जाना है, एक तरीका कार है, इन सब को डिलीट करें और फिर कंपैक्शन डाले, डबल वर्क है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने प्राइमरी P6 के अंदर जाना है, उसकी एक्टिविटी आईडी चेंज कर दें। सिंपल एक्टिविटी आईडी लेके आए 1A1001, देखें ये वो वाला डिजिट है जो इनके दरमियान है, ले आया। अब ये वाला जो सीक्वेंस है ना, वो मुझे कोई समझ, वो एक्टिविटी तो ऊपर आ गई बट ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, कल को रिपोर्टिंग करनी है तो मसला हो सकता है। तो ये जो एक्टिविटी आईडी है, ये अपने प्रोजेक्ट के नाम पे भी चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट का बटन दबा के रखें, अपने प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट हो गई, पहली एक्टिविटी को आपने सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाए रखा, आखिरी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे एंड देन राइट क्लिक। व्हाट यू नीड टू डू, राइट क्लिक, इट्स वेरी गोल्डन ट्रिक, नॉट राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक नहीं करना, कुछ चीजें ये देखें, री नंबर्ड एक्टिविटी आईडी, क्या करना है, री नंबर्ड एक्टिविटी आईडी। यहाँ पे आप समझ लें इंक्रीमेंट वैल्यू 2 की दे लें, और सॉरी हाँ ठीक है, सफिक्स, ये देखें, ये ऑटो नंबर लगाना है। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दें MEP, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, शुरू में आपके 1100 लगाना है, इंक्रीमेंट वैल्यू 2 करनी है, ठीक है, ओके कर दें एंड सी, हो गई सेम। 2 स्टेप्स करने हैं, अगर भूल गया तो उसको ऊपर उठाने के लिए उसके दरमियान वाला दे दे और बाद में उसको चेंज कर दे। कैन यू एक्सप्लेन द शेड्यूलिंग ऑटोज बट फॉर टैंक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। टैंक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का पूरा लिंक मैं आपको बता दूंगा, अभी उसको मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया, वो पूरा एक टॉपिक है और मेरे पास उसका पूरा प्रॉपर वो चीज है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इसके ऊपर मैं पूरी मेरी एक केस स्टडी है, ठीक है।